जय हिंद। आप आई होप कि आप सब पढ़ेंगे। तो आज ठीक ना, वीडियो को देखने के बाद आप लोग को फिर से गुलाम के नियम को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया। चलिए वेस्ट किए हुए देखिए, तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है गुलाम का नियम। यह जो नियम है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल से संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनेगा, ठीक ना। यह जो होता है, यह नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल से संबंधित है, ठीक। इस नियम के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा गया है। इस नियम के अनुसार, कलर चेंज कर लेते पहले, चलिए ठीक है। इस नियम के अनुसार यदि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थित हो तो उन आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जी हाँ गाइस, फिर से मैं आप लोग को रिपीट कर देता हूँ। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थित हो तो उन आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के परिमाण, फिर से सुनिए यहाँ पर, यदि दो आवेशों की दूरी और उन आवेशों के बीच लगने वाले बल, जो आकर्षण बल लगता है, उन बल और दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक ना। अभी देखिए आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा तो ये क्लियर हो जाए। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ तो ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक। यहाँ पर फिर से सुनिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थित हो तो उन आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक। हम यहाँ पर लेट करके चलते हैं। माने कि दो आवेश लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि Q1 तथा Q2 दो आवेश यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पर Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी R यहाँ पर है, ठीक ना। और यहाँ पर R बीच की दूरी दिया हुआ है और दो आवेश स्थित है, इनकी दूरी स्थित है, कांस्टेंट है, ठीक ना, नियत है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे कह रहा है इनके बीच में लगने वाला बल, देखिए F जो है बल को इंडिकेट करता है और इसका मतलब होता है समानुपाती। यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर जस्ट कह रहा था, अब यहाँ पर देखिए डिफिनेशन में क्या कह रहा है। यहाँ पर मैं एक ही फ्रेम में ले लेता हूँ। देखिए अब यदि दो आवेशों के बीच की दूरी स्थित हो, ठीक, यहाँ पर दो आवेश दिया हुआ है Q1 और Q2, ठीक, और ये दोनों के बीच की दूरी स्थित है, ठीक ना। ये मूव नहीं कर रहे एक जगह और मतलब अपने अपने जगह पर स्थिर है, ठीक। और लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मैंने अभी बताया कि ये समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक ना, यानी इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों के बीच लगने वाले गुणनफल, यहाँ पर देखिए आवेश के गुणनफल, यानी देखिए ये गुणनफल हो गया और ये जो बल हो गया, इनके बीच समानुपाती होता है। समझ गए? चलिए, अब आई होप आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना, जिससे आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो और जो भी टाइम बचे आप लोग अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें ताकि आप लोग 12th बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है, ठीक। अब यदि दो आवेशों के परिमाण बराबर है तो इनके बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। ये जो किताब से छापा हुआ बुक नहीं, ये मेरा द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। ये क्या बोलते हैं इसको, किताबी भाषा है, किताबी ज्ञान नहीं है, ठीक ना, मैं बता देता हूँ, ठीक। मेरे द्वारा ये बनाया गया है, ठीक ना, खुद से मैंने इसको बनाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, किताब में आप लोग इसको ऐसे देखोगे तो नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है सेकंड नंबर में, यदि दो आवेशों के परिमाण बराबर है तो इनके बीच लगने वाला आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बात को तो सही कह रहा है। अब देखिए दो आवेशों के परिमाण वहाँ पर हमने ऊपर में देख लिया, इनके बीच लगने वाले बल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये ऐसे होता है। मान लीजिए यहाँ पर F है, यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r², ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। F जो है बल है और इनके बीच की दूरी
के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना बीच की दूरी का वर्ग, यानी बीच की दूरी हमारा r था वहाँ पे, तो वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक ना। इसको हमने समीकरण 1 माना था, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग कुछ समझ रहे होंगे। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, अब हम समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर चलते हैं। तो f बराबर इतना दिया था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक सेकंड, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर देखिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f बराबर था, और यहाँ पर देखिए इनडायरेक्टली सॉरी व्युत्क्रम में ये था r स्क्वायर, तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए के जो है यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर जो आप लोग के देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, यानी नियत, इसको नियत बोल सकते हैं, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक ना। ये कांस्टेंट है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल नहीं लगा सकते, तो हम इक्वल टू लगाते हैं, तो इसको एक नियतांक जो होता है नियत, उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे क्या, समझ ही गए हो मान के चलते हैं, ठीक ना। चलो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, जहाँ के एक नियतांक है जो कि पॉजिटिव होता है, धनात्मक। अब देखिए, अब इसके ऐसे ही मात्रक निकालना सीख लेते हैं, ठीक ना। हम जो चल रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छा है, ठीक ना, और इससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम ऐसे ही मात्रक भी निकालना सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही मात्रक कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो आया था और ये आया था, ठीक ना। हमने इसको पलट दिया है, के बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू, ठीक। कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, के बराबर जो फोर्स का होता है न्यूटन, उसको यहाँ पर हमने एन लिखा है, और आर यानी जो हमारा ऊपर में था एक आवेशों के दूसरे आवेशों के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हमने यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर लिख दिया, तो वहाँ पर आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर एम स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर एन स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे सी यानी जो चार्ज होता है आवेश, ठीक ना, यानी आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, बट उसको कूलाम यानी सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा, और इसको हम लोग जो है होता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे दिया हो तो के इक्वल टू एन एम स्क्वायर सी इनवर्स टू, ठीक। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये इसका ऐसे ही मात्रक हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या तो फिर याद कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसका मान क्या इतना होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, कुछ यही होता है। मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, बट यहाँ पर देखिए मैंने टाइप कर दिया है, ठीक ना। चलिए दूसरे पेज पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए, और ये भी याद कर लीजिए के बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, ओहो, देखिए के बराबर क्या होता है 1/4πε0, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक ना। इसको आप लोग छोटी छोटी बातें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इससे मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने वाला, ठीक ना। तो बने रहेगा, चैनल को फॉलो करते रहिएगा एग्ज़ाम तक, ठीक ना। यहाँ पर बहुत बेहतरीन सेशन आने वाला है, ठीक। छोटे छोटे जो बात होते हैं ना वही हमसे एग्ज़ाम में छूट जाते हैं, और वहीं से हमारा मार्क्स पर जो होता है हम स्कोर पर हमारा स्कोर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, ठीक ना, इफेक्ट पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यानी निर्वात की परावैधुता, यानी जो मुक्त आकाश बोलते हैं उसको, वो कुछ यही होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की परावैधुता। इसको आप लोग याद कर लीजिए, तो फिर नोट करते चलिएगा। या फिर यहाँ पर देख लीजिए एफ बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी थोड़ा बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी नोट करके चलिएगा। हम लोग एफ बराबर ये भी लिख सकते हैं, यानी एफ बराबर देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने ऊपर में बताया था कि इतना भी हो, यहाँ पर टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। जो होता है यहाँ पर के था, तो के का मान यहाँ पर हमने बताया था, और फिर यहाँ पर और ये क्या है जो था हमारा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो हम के लगाते थे उसका मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यही लिखा था यहाँ पर देखिए, ठीक ना। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है,
ठीक ना, क्योंकि के बराबर मैंने ये भी बताया था 1/4 पाई, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो कुछ यही था, और इसको आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए कूलाम के नियम की सीमाएं क्या थी, हम लोग ये भी सीख लेते हैं इसकी सीमा। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, और ये कलर कैसा रहेगा, हाँ ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो ब्लैक से, ठीक ब्लैक ठीक है। चलो अब देखिए यह क्या कह रहा है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो बिंदु आवेश होता है नहीं, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। मेरे को भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बिंदु आवेश यानी पॉइंट आवेश, ठीक ना, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, छोटा सा आवेश एकदम, मतलब जो इसको परीक्षण आवेश, ठीक ना, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश, उसी को बोलते हैं बिंदु आवेश, ठीक ना, कुछ इस प्रकार के लिए हाँ सही है। ठीक ना, यह एक केंद्रीय बल होता है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब, केंद्रीय बल होता है। यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक नहीं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सही है, और यह केंद्रीय बल है, और कूलाम अन्योन्य क्रिया को दर्शाता है। कौन सी क्रिया को दर्शाता है, अन्योन्य क्रिया, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे 3 कूलाम के नियम के सीमाएं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कूलाम के नियम के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अ कूलाम्स लॉ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब सही से पूरा दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर, एक सेकेंड इसको मैं पूरा कर देता हूँ। ऐसे क्या कर रहा है कि हम उन बलों को समझ सकते हैं जो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। ठीक, सही बात कर रहा है, इसके नियम से हम लोग यही तो समझते हैं कि उन बलों को हम समझ सकते हैं जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच हो लगता है, ठीक ना, हम उन बलों को समझ सकते हैं इसके नियम से। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सेकेंड नंबर, परमाणु जब मिलकर अणु बनाते हैं तो परमाणुओं के बीच केवल लगने वाला बल भी इस नियम से समझा जा सकता है, ठीक ना। जब परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो उनके परमाणुओं के बीच लगने वाला बल भी इस नियम से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ पर सेकेंड नंबर का हो गया। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि जब परमाणु या अणु मिलकर ठोस या द्रव बनाते हैं, यहाँ पर ठोस या द्रव बनाते हैं तथा इनके बीच इन परमाणुओं और अणुओं के बीच लगने वाले को भी कूलाम के नियम से समझा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि जब हम अणु या परमाणु मिलकर ठोस या द्रव बनाते हैं तो इन परमाणुओं और अणुओं के बीच लगने वाले बल को भी कूलाम के नियम से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। तो ये सही बात है। चलिए ठीक है, आगे नोट में यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और नोट में यहाँ पर देखिए, देखिए नोट में दिया गया है, कूलाम के नियम बहुत अधिक दूरियों के लेकर अल्प दूरी यानी मिनिमम दूरी कितना हो सकता है कि उस पर के लिए सही हो सकता है, बहुत अधिक दूरी यानी मतलब जितना भी दूरी जा सकते हैं वो ठीक है। और मिनिमम कितना दूरी हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम दूरी लिखा गया है 10⁻⁻14 मीटर, ठीक ना। तो इतना कम दूरी तक ये कूलाम का नियम जो है सत्य है, ठीक ना। चलिए सेकेंड नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी अल्प हो तब उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी अल्प हो, ठीक, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी अल्प यानी बहुत ही क्लोज हो, आपस में थोड़ा सा बहुत ही पास पास में हो, तो अब उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर कर सकते हैं, ठीक ना। आवेश की प्रकृति मतलब कि जैसे वो ठोस है या लिक्विड है या गैसियस है, गैस के अणु परमाणु है या फिर ठोस के परमाणु है या फिर लिक्विड के, ठीक ना। तो इस पर निर्भर कर सकता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, थर्ड नंबर, यदि विद्युत बल कणों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर सकता है, स्थिर
विद्युत बल कणों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर सकता है, ठीक ना। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी भी दूरी पर स्थित यहाँ पर एक लिखा गया, यहाँ पर एक होगा, ठीक ना। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना से 10⁻39 गुना होता है। एक बार फिर से इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड, देखिए स्टार, ठीक ना। यदि किसी दूरी पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻39 गुना होता है। भाई साहब, मैंने बहुत ही पहले बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आवेश होता है, इनके बीच में लगने वाला बल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज़्यादा होता है, ठीक। मैंने पिछले के लेक्चर में इसको बताया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा कर मैंने बताया था, ठीक ना। आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर यही बताया कि कितना ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो इतना ज़्यादा होता है 10⁻39 टाइम्स, ठीक ना। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। और इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या है बोले, ठीक ना, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और लाइक करना है, बस लाइक करना है। सब्सक्राइब मन किया तो कर दो, मन करे तो शेयर भी कर दो, ठीक ना। दोस्तों को भी शेयर कर दो, मेरे को पता है तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक ना। तो जाकर फटाफट से शेयर करो यार, क्या ही लगता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक न्यू बेहतरीन सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।